दोस्तों, इस देश की मीडिया ये बार बार बताती रही कि साहेब के नाम का जलजला आंधी तूफान इस देश के अंदर आता है। वो छोटे हुजूर नहीं है गुजरात वाले, वो तो अंधभक्तों के मुंह बोले चचा चाणक्य बन चुके थे। लेकिन मैं बार बार कहता रहा कि अगर आपके पास सत्ता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग का बेजा इस्तेमाल करने की ताकत है, तो जलजला आपका भी होगा, आंधी तूफान आपका भी होगा और आप भी चाणक्य कहलाए जा सकते हैं। क्योंकि किसी को डराओगे, धमकाओगे, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म करने की धमकी दी जाएगी, तो आप यकीन मानकर चलिए सब चंगासी ही तो होगा। लेकिन अब जब से यह ताकत छिनने लगी है तो हालत ऐसी हो गई है कि ना कुछ कह पा रहे हैं, और जिनको कल तक आंखें दिखाते थे उनके सामने झुके नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से 104 मिनट तक भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी साहब इस बार पूरी तरह से आरएसएस के सामने नतमस्तक नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा हुआ है। 37, इस आंकड़े को याद रखिए, ऑपरेशन 37 शुरू हो चुका है। यह ऑपरेशन 37 क्या है वो आपको बताऊंगा। यह वो सांसदों की तादाद है जो अब नरेंद्र मोदी साहब से दूर होने जा रहे हैं। और यह आंकड़ा कितना घातक साबित हो सकता है आपको अंदाजा लगेगा। कैसे 291 में से 37 सांसद अगर अलग हटते हैं तो कितना भारी नुकसान, कितना जबरदस्त नुकसान मोदी सरकार को होने जा रहा है। क्या वाकई 17 सितंबर जब 75 साल के होंगे नरेंद्र मोदी, तब तक प्रधानमंत्री रह पाएंगे? क्योंकि एनडीए की सरकार डोलने लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। चंद्रबाबू नायडू वाली खबर सबको पता है। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से बातचीत कर चुके हैं। यह आपको पता है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन वाले खेल में कैसे फंस गई। इलेक्शन कमीशन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, और खुलती क्या पता लग गया है कि कैसे कैसे किस किस राज्य में कैसे कैसे सरकार इन्होंने बनाई। अब चंद्रबाबू नायडू उनकी साख दांव पर लगी हुई कि वो कह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है जिस पार्टी को अब बीजेपी, इस देश की जनता पसंद नहीं कर रही। अब कितने दिन उनके साथ रहेंगे? अब इन सब के बीच ऑपरेशन 37 शुरू किया गया। लेकिन इस ऑपरेशन 37 के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने यह पहली दफा है कि जब लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफों के पुल बांधे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से आरएसएस से दूरी बनाते नजर आए, और एक ऐसा दांव पेश शुरू किया गया जिससे मोदी और शाह दोनों बीजेपी पर हावी रहे, आरएसएस अपनी टांग ना अड़ा पाए। याद करिएगा, पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त जेपी नड्डा, मैं खुलकर कह रहा हूं, बहुत कहते हैं ना मनमोहन सिंह कठपुतली प्रधानमंत्री थे, कठपुतली राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने एक बयान दिया था। यह बयान बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस की जरूरत बीजेपी को तब तक रही जब तक अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी में सक्रिय थे। उनके कार्यकाल में यह मोदी शाह वाली बीजेपी है, इसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस तभी से ताक कर बैठा था, बताऊंगा सबको, हमारी जरूरत नहीं ना, बताऊंगा। अब 240 पर आने के बाद यह पहली दफा था कि आप चौखट पार करके आरएसएस के दफ्तर पर कार्यक्रम में शामिल होना पड़ा। मोहन भागवत से मुलाकात करनी पड़ी। खबर यह भी निकल कर आई कि प्रधानमंत्री के तौर पर सियासी जीवनदान मांगने नरेंद्र मोदी साहब गए थे। वो बात अलग है कि 20 से 25 दिन पहले भागवत ने साफ कर दिया कि वो जो मुलाकात थी वो बेजा थी, मतलब फालतू गई, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसका। क्यों? क्योंकि उन्होंने याद दिला दिया जब 75 वर्ष का कोई आदमी होता है, इंसान होता है, तो बधाई मत लीजिए, विदाई लीजिए। यानी कि 17 सितंबर को 75 वर्ष का होने के बाद नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी, और यही एक वजह है कि वो आरएसएस के लिए बटरिंग करते नजर आए। 104 मिनट के अपने भाषण में सबसे ज्यादा उन्होंने आरएसएस के इर्द गिर्द उसकी कथा कहानियां सुनाई। जबकि संगठन की कहानियां, किसी भी पर्टिकुलर संगठन की कहानियां सुनाना गलत माना जाता है। संवैधानिक तौर पर एक प्रधानमंत्री अगर लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं तो सरकार और देश की तारीफ कर सकते हैं कि संगठन की नहीं, लेकिन कुर्सी भी तो बचानी है। कुर्सी बचाने का एक और तरीका देखिए। पहले ये देखिए, आंकड़ा दिखा रहा हूं, देखते चलिए। व्हाट इज ऑपरेशन 37? ये 37 ऑपरेशन क्या है बताया गया। क्या है बताता हूं। क्या है ऑपरेशन 37? क्या रचा जा रहा है? कोई बड़ा षड्यंत्र, भ्रमित करना, धोखा देना और बांटना। दरअसल ये 37 सांसद इस समय मोदी सरकार के लिए नासूर है। कैसे मैं बताऊंगा अभी आपको। ये 37 की संख्या याद रखिएगा, जिनके ये है 3 गुप्त हथियार। क्या भ्रमित करा जाएगा ना, धोखा देना और बांटना। मिशन के निशाने पर कौन है? सत्ताधारी दल के 37 सांसद। क्या यह सियासी खेल किसी अदृश्य ताकत का है? और सबसे अहम सवाल, कौन है ऑपरेशन 37 का मास्टरमाइंड? दरअसल आपको मालूम है 3 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव होता है जो बैलेट पेपर से होता है, और इसमें क्या हुआ कि 2 ही बीजेपी के नेता खड़े होते हैं, एक संजीव बालियान, एक राजीव प्रताप रूडी। संजीव बालियान को अमित शाह ने आगे आकर
समर्थन दिया। दरअसल मोदी चाहते हैं कि हर स्तर पर अमित शाह आगे आए और अपनी ताकत का प्रदर्शन करें कि अगर मोदी नहीं तो योगी नहीं बल्कि अमित शाह को आगे रखा जाएगा। प्रधानमंत्री के बेस्ट कैंडिडेट अगर कोई है तो अमित शाह है, इसलिए उनको आगे रखा गया कि देखिए संजीव बालियान को जैसे ही समर्थन दिया, समूचा एनडीए तो एनडीए, विपक्ष के सांसद भी टूटकर संजीव बालियान को वोट कास्ट करने आ गए। लेकिन उल्टा पड़ गया दाव। संजीव बालियान के साथ अमित शाह थे, मोदी थे, जेपी नड्डा थे, बड़े नेता थे। लेकिन इधर आरएसएस समर्थित बीजेपी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करके राजीव प्रताप रूडी को न केवल वोट दिया बल्कि समूचे विपक्ष ने वोट कास्ट कर दिया। 100 से ज्यादा वोटों से राजीव प्रताप रूडी ने चुनाव जीत लिया। मोदी शाह चुनाव हार गए। एक तरह चुनाव हारे ना, संजीव बालियान उनका समर्थित प्रत्याशी था, ये डर गया। अब ये डरे सहमे है। इन्होंने लिस्ट बनाई वो कौन कौन से सांसद है जो हैं तो हमारे साथ लेकिन हमारे साथ भी नहीं है। पता लगा कि चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी से बातचीत कर ली है। तो अब आंकड़ा जरा समझिए, 16 सांसद टीडीपी के हैं, 12 सांसद किसके हैं? 12 सांसद अगर निकल कर आते हैं तो निकल कर आए हैं, लगाते चलिए 291 सांसदों वाली ये पूरी मोदी सरकार। इन 291 सांसदों में से अगर आप 16 सांसद टीडीपी के हटाते हैं तो बचते हैं 275, यानी 272 सीटें। वो 272 सांसदों की जरूरत होती है, यानी सरकार तो बनी रहेगी लेकिन डामाडोल कभी भी गिर सकती है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के सांसद भी नाराज चल रहे हैं। इसमें से 12 सांसद ऐसे ही चुने गए हैं जो सीधे सीधे कभी भी जा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर रह जाएगी 263। अल्पमत में आ जाएगी सरकार। इसमें से माना जा रहा है कि जयंत चौधरी भी इसमें नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया जगदीप धनखड़ साहब के साथ, इस्तीफा दिया, फेयरवेल पार्टी नहीं हुई, विदाई भाषण नहीं देने दिया, 12 जुलाई 21 जुलाई से वो लगातार गायब चल रहे हैं, अता पता लापता है, कोई पता नहीं है। तो अपमानित भी किया और गायब भी है। सत्यपाल मलिक के साथ क्या किया? 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, निधन हो गया। हो सकता था वैचारिक मतभेद हो, आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन यह पूरी परंपरा है कि आप राजकीय सम्मान से उन्हें भेजेंगे, विदाई होगी, अंतिम विदाई, लेकिन नहीं होने दी। जाट नाराज है, जयंत चौधरी भाम गए, जाट नाराज है, पार्टी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो माना जा रहा है जयंत चौधरी भी जाने वाले। बचे कितने? उनके 2 सांसद अलग हटते हैं तो 261। चिराग पासवान भी लगातार नाराज है, ये सब जानते हैं। चिराग पासवान कभी भी गुगली फेंक सकते हैं। 256, यानी अल्पमत में ये सरकार है। इन 37 सांसदों के, क्योंकि 2 सांसद इनके अपने ऐसे हैं जो हैं तो इनकी पार्टी के, लेकिन वो इनकी बात सुनते नहीं है, मुखर होकर न केवल बोलते हैं बल्कि इनकी पार्टी के कई सांसदों को भी अपने साथ ले जा चुके हैं। कुल 37 सांसद हैं ऐसे, और ये घबराए हुए हैं 37 सांसदों का नाम सुनकर। खबर यह है कि अपने सहयोगी दलों के सांसदों को तोड़ने का प्रोग्राम सेट किया गया है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, और तो और धोखा देने के साथ साथ बांटने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। लेकिन यह रणनीति कितनी भारी पड़ने जा रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में बता दिया है, क्योंकि इसके बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है। और इसमें माना जा रहा है कि एनडीए यानी कि बीजेपी ने अगर अपनी जोर जबरदस्ती से किसी कैंडिडेट को खड़ा किया तो वही होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में हुआ। न शाह की साख बचेगी, न मोदी साहब की साख बचेगी, और हो सकता है कि तभी सरकार भी भरभरा कर गिर जाए। नमस्कार।